हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। और पिछली क्लासों में हमने क्या पढ़ा था? पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास हमारी नीति आयोग के ऊपर रहेगी। नीति आयोग, क्योंकि ये योजना आयोग जो था ना, उसको ख़त्म करके आया था, इसलिए हमने योजना आयोग को पढ़ा, योजनाएं पढ़ी। तो योजना आयोग के बाद, योजनाओं के बाद हमको ये पढ़ लेना मुझे काफ़ी सूटेबल लगा, तो इसलिए मैं आज नीति आयोग को लेके आया हूँ। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ कि हमारी और भी क्लासें, जैसे कि इतिहास की क्लासें कंप्लीट हैं, ये आप देख सकते हैं। और हमारी इतिहास की हमने मैराथन क्लास भी बना दी हैं। आप चाहें तो उन मैराथन क्लास को देख के आप इतिहास को बहुत ही इजीली और बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। जिसकी मैंने एक तो संपूर्ण प्राचीन इतिहास की मैराथन बनाई है और एक मध्यकालीन इतिहास की मैराथन बनाई है, और हमने दो बनाई हैं संपूर्ण आधुनिक इतिहास की, जिसमें आपका एक तो पार्ट आपका 1 है और एक आपका क्या है, पार्ट 2 करके रहेगा। तो ये आप दोनों ही देख सकते हैं, ये पार्ट आपका 2 है। उसके बाद हमने भारतीय भूगोल की भी मैराथन क्लास बनाई है, जैसे कि पार्ट 1, बहुत अच्छी क्लासें हैं। और उसके बाद मैंने पार्ट 2 भी एक इसका बनाया है, बहुत अच्छी क्लास है ये भी। उसके बाद ये मैराथन क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी की है, बहुत धमाकेदार क्लास है, इसको ज़रूर देखिए जाके, अगर कोई भी एग्जाम आपका लगा हुआ है। और क्या बोलता हूँ, इंडियन पॉलिटी, इसकी तो क्लास आप जरूरी देखिए, बहुत ज़बरदस्त वे में, किसी भी बुक से मिलाएंगे ना तो आपका डाटा मैच नहीं खाएगा इसका। क्योंकि मैंने जो इसमें पढ़ाया है ना, वो एकदम पॉइंट ऑफ एग्जाम, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाया है। आप लोग इसको ज़रूर मतलब देखें जाके। 2 पार्ट हैं इसके भी। अब हम आते हैं अपने किस पे, नीति आयोग पे। तो नीति आयोग को आज हम स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग ये क्या है? ये नीति को बनाने वाला एक आयोग है, और ये आयोग योजना आयोग के बाद आया था। अब इसको देखते हैं क्या है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे तो पहले इसकी फुल फॉर्म को ही समझ लेना दोस्तों। क्या है नीति आयोग? नीति को हिंदी में देखिए नीति कहते हैं, वैसे इसको इंग्लिश में भी नीति लिखते हैं, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म होती है ना, वो होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या है? भारत परिवर्तन। क्या है यहाँ पे? नेशनल का मतलब है, यहाँ पे सही से इसका क्या है, मैंने इसको क्या किया था, क्या बोलता हूँ, गूगल किया था। गूगल से क्या होता है, गूगल ट्रांसलेट किया था। तो यहाँ पे भारतीय परिवर्तन आना चाहिए था, भारतीय परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान। वैसे इसका क्या होना चाहिए, भारतीय परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय संस्थान होना चाहिए था, लेकिन आप इंग्लिश में याद रखिए, वही आपके लिए बेटर है। मैं इसको सही कर दूंगा एक बार, इसका थोड़ा सा। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब इसको बारे में समझते हैं। देखिए इसकी पृष्ठभूमि को देखिए। पृष्ठभूमि बोले तो इसका बैकग्राउंड कैसे बना। देखिए इसका बैकग्राउंड कैसे बनता है कि 15 अगस्त 1947 को हमने देखा था, हमारी आज़ादी होती है, और भारत में विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया जाता है, और ये रूस से लिया जाता है। हमने पंचवर्षीय योजना में जो योजना आयोग पढ़ा था, उसमें भी हमने ये देखा था। और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन बनता है। और प्लानिंग कमीशन जो हमने देखा था, पूरी योजनाएं पढ़ी 2012 से 17, जो लास्ट योजना थी, जो 2014 में ही ख़त्म कर दी गई। उसमें प्रॉब्लम क्या थी, उसकी समस्या क्या थी, उन योजनाओं में समस्या क्या थी? देखिए कोई समस्या नहीं थी, कोई भी समस्या नहीं थी। बस सरकार चेंज हुई तो उसने अपने अलग तरीके से उसको क्या किया, वो किया, और उसमें थोड़े से चीज़ें ऐड ऑन कर दी, कुछ चीज़ें रिप्लेस करी, कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर दी, बस। बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छा आयोग था, बहुत अच्छे से चल रहा था। योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया, और बताया कि उसकी जो समस्या थी, वो समस्या ये थी कि उसमें जो विकास का जो क्रम था ना, वो टॉप टू बॉटम था। क्या था? टॉप टू बॉटम, मतलब ये टॉप पॉइंट है तो ये नीचे का आपका बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ विकास हो रहा था। ये इन्होंने अपना बताया, और हो भी ऐसा ही रहा था। और ये जो आया है नीति आयोग, इसमें क्या किया गया है, इसमें बॉटम टू टॉप किया गया, मतलब नीचे से ऊपर तक का विकास देखना है, मतलब सबसे नीचे से विकास को लेके चलना है और फिर ऊपर को बढ़ना है, इसमें ये देखा गया है। अब देखिए 14 अगस्त, यहाँ पे क्या है, अगस्त 2014, मतलब 15 अगस्त 2014 की बात है। योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की घोषणा की गई। 2014 में इसकी घोषणा की गई कि हम नीति आयोग को बनाएंगे।
और क्या किया गया, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया जाता है। तो ये तो इसकी क्या रही, बैकग्राउंड रही, कैसे इसका क्या है आया, योजना आयोग को ख़त्म करके इसको लाया गया था। अब इसके बारे में समझिए, इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। स्थापना इसकी हमने देख ही ली, 1 जनवरी 2015 को होती है, नीति आयोग का गठन होता है। किसके आदेश से होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आदेश से होता है। जो केंद्र की मंत्रिमंडल होती है ना, पूरा मंत्रिमंडल जो होता है ना, उसके आधार से होता है। केंद्र के मंत्रिमंडल आप जानते हैं कौन सा होता है, जो कैबिनेट होती है ना, वही आपका क्या होता है, मंत्रिमंडल होता है। तो उसके आदेश से होता है। और इसकी प्रकृति कैसी है, किस प्रकार का निकाय है, कैसी ये बॉडी है, कैसे काम करती है। तो ये दोस्तों एक कार्यकारी निकाय है। कैसा है, ये केवल कार्य करती है, कार्यकारी निकाय है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है, इसका किसी भी संविधान के अनुच्छेद से कोई लेना देना नहीं है। ये एक गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करती है। किसके रूप में, सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करती है। नॉन गवर्नमेंटल आपकी क्या है, बॉडी है। मैं नॉन गवर्नमेंटल बोल रहा हूँ, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, गवर्नमेंटल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो बनाई ही है, तो गवर्नमेंट तो होगी। ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करती है। मतलब सरकार कोई भी योजना बनाती है, कोई भी नीति को लाती है ना, तो इस योजना, इस नीति आयोग के जरिए ही वो अपनी सोच को, अपने, ये एक थिंक टैंक है। मतलब यहाँ से उस योजना, कोई भी योजना निकलती है, कोई भी नीति निकलती है ना, तो यहीं से उसका सोचना, यहीं से उसका विचार आता है। तो ये थिंक टैंक के रूप में काम करता है। और ये एक सलाहकारी निकाय है। इसको आप क्या है, एडवाइजरी बॉडी, जैसे कि हमने योजना आयोग को भी देखा था, तो वो भी एक एडवाइजरी बॉडी ही था। इसका उद्देश्य क्या है, केंद्र और राज्य, जो केंद्र और राज्य होता है ना, उसको क्या है, सहकारी संघवाद के आधार पे दीर्घकालिक नीति निर्माण है, सलाह, मतलब सलाह देना है इसका कार्य। क्या है कार्य इसका, इसका उद्देश्य क्या है कि जो केंद्र व राज्य है ना, मतलब इन दोनों को मिला के, दोनों को मिलाएंगे तो एक सहकारी संघ बनेगा। सहकारी संघ बोलते हैं दोनों को मिला के, मतलब कोऑपरेटिव, दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो उसको कोऑपरेटिव कहेंगे। संघवाद मतलब जिसमें राज्यों को भी पावर दी गई हो और केंद्र को भी पावर मिली हो, तो उनको मिला के उन दोनों ही के आधार पे दोनों ही नीतियों का निर्माण करने में सक्षम होंगे। मतलब दोनों के हिसाब से नीतियों को बनाया जाएगा। उसके लिए ये सलाह देती है आपकी, कौन सी, ये नीति आयोग। ये सलाहकारी बॉडी है, ये नीति नहीं बनाती है, ये सलाह देती है। कोई भी नीति बनती है तो उस पर सलाह का काम करती है। ये हमने देख लिया। अब देखिए इसकी संरचना के बारे में। नीति आयोग की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग है, उसको देख लेते हैं सर। इसकी जो संरचना है, इसमें एक तो आपका होता है आपका चेयरमैन, यानी कि अध्यक्ष होता है। और इसमें क्या है, शासकीय परिषद भी होती है, गवर्निंग काउंसिल होती है एक, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले अध्यक्ष को देख लेते हैं। अध्यक्ष क्या है, अध्यक्ष जो इसमें होते हैं ना, वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो ही इसका अध्यक्ष होता है, और वो इसका पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन बोले तो जो भी प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा, इसको कहते हैं पदेन अध्यक्ष। पदेन बोले तो जो भी सरकार के पद पे होगा, जो भी प्रधानमंत्री के पद पे होगा, वो इस नीति आयोग का भी अध्यक्ष हो जाएगा। उसको एक्स ऑफिसियो बोलते हैं, जो पदेन अध्यक्ष होता है। अब जो शासकीय परिषद होती है उसको देख लीजिए सर। जो गवर्निंग काउंसिल होती है, जिससे शासन किया जाता है, जो काउंसिल शासन में होती है, सरकार की जो काउंसिल होती है, जो मतलब परिषद होती है ना, वो जो शासन करती है, उसको देख लिया। उसमें कौन कौन लोग होते हैं, जैसे सभी राज्यों के सीएम, जितने भी राज्य हैं आपके, चाहे वो केंद्र शासित राज्य हों, चाहे वो आपके स्टेट हों, उनके जितने सीएम है वो सब होंगे। चाहे जैसे कि आपका केंद्र शासित में आपका दिल्ली और आपके क्या है, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी के जो आपके सीएम होते हैं ना, वो इसमें शामिल होते हैं। तथा अन्य राज्यों के, अन्य जो केंद्र शासित राज्य होते हैं, उनके राज्यपाल और उपराज्यपाल जो भी होते हों, प्रशासक होते हैं, कहीं कहीं तो एडमिनिस्ट्रेटर, और कहीं कहीं आपके क्या होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। तो उनको क्या है, इसमें शामिल किया जाता है। और क्षेत्रीय परिषद भी एक होती है। इसकी क्या होती है, एक देखिए, ये आपकी गवर्निंग परिषद हो गई, शासकीय परिषद एक आपकी रीजनल काउंसिल हो गई। तो इसमें क्या होता है, रीजनल काउंसिल में दो या दो से अधिक राज्यों से निर्मित अध्यक्ष होते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों से, मतलब दो या दो से अधिक राज्यों के इसमें क्या है, अध्यक्ष होते हैं।
और ये जो हैं ये पीएम के द्वारा नामित किए जाते हैं, नामित बाय पीएम, मतलब इनको पीएम के द्वारा इनका नाम दिया जाता है, जो क्षेत्रीय परिषद के काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं उनका। अब आपके विशिष्ट आमंत्रित भी इसमें होते हैं, कुछ विशेष आपके इनवाइटीज भी होते हैं जिनको इनवाइट किया जाता है, जैसे कि पीएम के द्वारा इनवाइट किया जाता है इनको, प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित विशेषज्ञ, जैसे कि किसी प्रोफेसर को ले लिया, किसी भी आप साइंटिस्ट को, किसी को भी अपने के यहाँ ले सकते हैं विशेष आमंत्रित के तौर पे। कोई प्रोफेसर ले लिया, किसी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर उठा लिया, किसी कुलपति को ले लिया, तो कुछ भी हो सकता है इसमें। कोई डॉक्टर भी अच्छा हो सकता है तो वो भी ले सकते हैं। और कुछ आपके पूर्णकालिक ढांचा, इसको देख लीजिए, पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा को देखिए, इसमें कौन कौन होते हैं ये आपको याद रखना है। देखिए आपको क्या याद रखना है, ये अध्यक्ष आपको याद रखना है और शासकीय परिषद को याद रखना है। इसमें कौन कौन से होते हैं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी, यहाँ सीएम होता है तो इन्हीं के सीएम होते हैं, बाकी सभी के राज्यपाल और उपराज्यपाल होते हैं। और क्या बोलता हूँ, इसमें एक आपका उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष ये कैबिनेट मंत्री के समान होते हैं और इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री ही करते हैं। कौन होते हैं, उपाध्यक्ष जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के समान होते हैं और इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा होती है। कुछ आपके देखिए पूर्णकालिक सदस्य हैं इसमें, जैसे कि 4 सदस्य आपके पूर्णकालिक हैं और ये राज्य के मंत्री के समान होते हैं। जो राज्य के मंत्री होते हैं ना, स्टेट मिनिस्टर होते हैं, उनके समान होते हैं और इनका नाम कौन देता है, प्रधानमंत्री ही इनको नामित करता है, यानी कि इनको सजेस्ट करता है इनके नाम। कुछ अंशकालिक होते हैं जो आपके 2 आपके होते हैं, कितने व्यक्ति होते हैं, 2 आपके होते हैं पार्ट टाइम मेंबर अंशकालिक। ये विश्वविद्यालय व शोध संस्थानों से लिए जाते हैं, शोध संस्थान जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है या विश्वविद्यालय हैं उनसे ये लिए जाते हैं। ठीक है सर। और एक पदेन अध्यक्ष, पदेन सदस्य भी होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं। वो कौन से होते हैं, ये 4 होते हैं और इनका भी नाम प्रधानमंत्री ही नामित करता है। जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं ये भी आपके प्रधानमंत्री के द्वारा ही नामित किए जाते हैं। एक आपके मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होते हैं, सीईओ, क्या है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और इनका जो कार्यकाल होता है ना, ये पीएम के द्वारा आपके नियुक्त होते हैं। इनका निश्चित कार्यकाल होता है, क्या है, इनका आपका एक निश्चित टाइम पीरियड होता है और ये पीएम के द्वारा नियुक्त होता है। और ये सरकार के सचिव के समान होता है, जो सरकार का सचिव होता है ना, वैसे ही आपका क्या है, ये उसके ही समान होते हैं। और एक इसका क्या होता है, सचिवालय भी होता है। तो ये आपको क्या है, इसका इसमें क्या क्या चीज़ आपको याद रखनी है, अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है और इसके सीईओ कौन होते हैं, इनको हम देख लेते हैं कौन कौन होते हैं। देखिए वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी जी ही हैं, नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष आपके कौन है, सुमन बेरी हैं। सुमन बेरी आप लोग बताइए ये फीमेल हैं या मेल हैं, बताइएगा आप लोग, यही आपके क्या हैं, उपाध्यक्ष हैं। और जो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो बीबीआर सुब्रमण्यम है। क्या नाम है उनका, बीबीआर सुब्रमण्यम, ये इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। अब देखिए नीति आयोग का जो उद्देश्य है उसको समझिए, ऑब्जेक्टिव को समझिए। वैसे तो हमने देखा था, अब इसको समझिए, इसमें क्या क्या है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ये सहकारी संघवाद, ये देखिए सहकारी संघवाद, ये आपको दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो इसी के आधार पर देखिए सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, राज्यों की सक्रिय भागीदारी से विकास, मतलब ये देखिए सभी राज्यों के सीएम को यहाँ पे आमंत्रित किया गया, सभी राज्यों के सीएम को, यानी कि विकास में सीएम वगैरह यानी कि राज्यों की भी भागीदारी होनी चाहिए। और बॉटम टू टॉप अप्रोच होनी चाहिए, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आपका क्या है, विकास होना चाहिए। नीचे से ऊपर की तरफ आपका क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। और ग्रामीण स्तर की योजना है तो इसको एक ग्रामीण स्तर की योजना हेतु तंत्र, ये ग्रामीण स्तर की जो भी योजनाएं होती है ना उसके लिए एक तंत्र को विकसित करना, एक पूरा का पूरा क्या बोलता हूँ यांत्रिकृत एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाना, समाज के पिछड़े जो वंचित वर्ग हैं उनका विकास करना, ये इसका उद्देश्य। जो बहुत ज़्यादा आपके डिप्राइव्ड क्लास है ना, बहुत ज़्यादा दबे कुचले क्लास है ना, उनका विकास करना। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उनकी भी प्राप्ति करना, मैं आपके आगे बताऊंगा अभी इसको। ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देना, नॉलेज एंड इनोवेशन को बढ़ावा देना, नई नई टेक्निक नई नई चीज़ों को लाना, नए नए इनोवेशंस करना, नई नई खोजों को क्या है प्रमोट करना, नए नए जो भी आयाम आते हैं नई नई सोच को डेवलप करना।
और जो नीति आयोग का मार्गदर्शक सिद्धांत है, गाइडिंग प्रिंसिपल इसके क्या है, देखिए अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब समझते हैं ना, अंत्योदय का मतलब होता है जो बिल्कुल सबसे अंत में खड़ा है उसका भी विकास करना है हमको। मान लिया यहाँ पे ये इतने व्यक्ति यहाँ पे खड़े हैं, मान लिया ये सारे के सारे व्यक्ति खड़े हैं, मान लिया ये व्यक्ति सबसे लास्ट में, तो इसका भी विकास करके इसको आगे की तरफ, इसको भी आगे लाना है, तो ये आपका क्या होता है, अंत्योदय। और शासन में तो महत्वपूर्ण इसका योगदान होना ही है। शासन बोले तो गुड गवर्नेंस को इसको प्रमोट करना है, ये मार्गदर्शक। समावेशिता, इंक्लूसिवनेस, समावेशिता मतलब सबका विकास, एकदम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। ग्राम लेवल पे मैंने बताया ये यहाँ पे ग्रामीण स्तर की योजना तंत्र को, ठीक है, ये सारे फैक्ट एक जैसे ही हैं। और जनसंख्यात्मक लाभांश, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होती है, जनसंख्यात्मक लाभांश, इनको ध्यान में रख के ये नीतियाँ बनाता है, नीतियों के लिए सुझाव देता है। मतलब मैंने आपको बताया डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। जन सहभागिता, पब्लिक पार्टिसिपेशन को इसमें ये बढ़ावा देता है। धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बात करता है, तो ये इसके क्या हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। और नीति आयोग का जो विजन है दोस्तों, जो विजन है वो आपका क्या है, इसका विजन देख लीजिए दोस्तों। विजन क्या है इसका, नीति आयोग का विजन, इसकी क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, एक्शन क्या है। इसका विजन क्या है, ये 15 वर्षों का नियोजन करेगा, मतलब 15 वर्षों के लिए इसकी क्या है, योजना रहती है। जैसे कि 5 ईयर प्लानिंग में आपका कितना था, आपका 5-5 साल का होता था, तो ये 15 साल के लिए एक बहुत लॉन्ग आपका क्या है, विजन रखता है। अब इसकी स्ट्रेटजी क्या रहती है, स्ट्रेटजी इसका क्या रहता है, 7 वर्ष का इसका स्ट्रेटजी रहता है। मतलब 7 वर्ष में ये देखता है कितना योजना ने काम किया, कितना मतलब ये नियोजन हुआ है, उस पर काम करता है। लेकिन एजेंडा इसका क्या है, एजेंडा इसका क्या है, 3 वर्षों के नियोजन का इसका एजेंडा रहता है। कोई भी मतलब एक बोलिया, कोई भी एक मतलब कोई भी कार्य को ये लेता है ना, तो उसको 3 वर्षों का एजेंडा रखता है, 3 वर्षों में इसको कंप्लीट करना है। अब मुझे तो ये सारा कुछ समझ में नहीं आता है, ये 15 साल का विजन, ये 7 साल की स्ट्रेटजी, 3 साल का ये सब क्या है। अच्छा खासा योजना आयोग चल रहा था, लेकिन अलग ही अपनी खुच्चन पेल दी इसमें। अब क्या ही बोलो इसमें। अब 15 साल मतलब मुझे ये कंफ्यूज कर रहा है कि ये 15 साल का विजन क्या है, फिर 7 साल का नियोजन क्या है, स्ट्रेटजी, और ये एजेंडा क्या है। मुझे तो ये कंफ्यूज कर रहा है कि इसमें आखिर कर क्या रहे हैं ये लोग, समझ नहीं आ रहा है। अब देखिए नीति आयोग के कुछ स्तंभ हैं, नीति आयोग के स्तंभ। नीति आयोग सुशासन के 7 स्तंभ, मतलब गुड गवर्नेंस के लिए इसने अपने 7 पिलर बनाए हैं जिन पे ये टिका हुआ है। एक तो इसकी सक्रियता, एक्टिविटी, ये बहुत एक्टिव एक क्या है, बॉडी है। और जनसंपर्क यानी कि पब्लिक रिलेशंस, इसका पब्लिक से रिलेशंस इसका, ये इसके क्या है, एक स्तंभ है। समावेशिता यानी कि इंक्लूसिवनेस, सहभागिता, देखिए वही वर्ड आ रहे हैं सारे के सारे। और एम्पावरमेंट यानी कि सशक्तिकरण, समानता यानी कि इक्वलिटी, और पारदर्शिता, इन सारी चीज़ों को क्या है, ये इसके स्तंभ है। मतलब इनको तो इसको लेके ही चलना है, ये सारी चीज़ें इसको डेवलप करना है, इन पे काम करना है। अब देखिए नीति आयोग से संबंधित, यहाँ पे देख लीजिए नीति आयोग से संबंधित क्या है, ये विभाग है, ये क्या है, नीति आयोग से संबंधित विभाग, इनको भी देख लीजिए अच्छा एक बार। इसके संबंधित जो कुछ विभाग होते हैं, जैसे कि एक है राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र एवं विकास संस्थान, ये एक मतलब एक विभाग है, ये नीति आयोग से ही रिलेटेड है। और ये नरेला दिल्ली में है, जो कि 1962 में इसका गठन हुआ था। और विकास निगरानी व मूल्यांकन कार्यालय भी एक है, क्या है, डेवलपमेंट वाला एक कार्यालय, विकास निगरानी और मूल्यांकन, जो कि दिल्ली में ये 1954 में आपका बना था। और इसको क्या है, नीति आयोग से जोड़ दिया गया। नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक क्या है, इंडेक्स है, जो नीति आयोग अपने इंडेक्स जारी करती है ना, उनको समझिए। नीति आयोग क्या क्या इंडेक्स जारी करती है, क्या क्या इसके सूचकांक रहते हैं। देखिए ये बहुत सारे ये सूचकांक जारी करती है, जैसे कि एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही आपका क्या है, सतत विकास लक्ष्य, जो SDG गोल्स होते हैं ना, उनको जारी करती है। इंडिया की बात कर रहे हैं, कहाँ पे, ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इन इंडिया, इंडिया में बात करते हैं। वैसे तो ये सतत विकास लक्ष्य मैं आपको अलग से ही पढ़ाऊंगा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये मैंने गरीबी वाला टॉपिक में पढ़ाया है, और जहाँ पे आर्थिक विकास वगैरह पढ़ाया था वहाँ पे भी पढ़ाया था। तो ये उसको भी जारी करता है नीति आयोग। स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक को भी जारी करता है। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक, नेशनल क्या है, इंडिया इनोवेशन सूचकांक यानी इंडेक्स, निर्यात तैयारी सूचकांक, ईज ऑफ लिविंग सूचकांक, ये सारे सूचकांक ये जारी करता है।
अब देखिए कुछ मैंने उठाए हैं जिनको आप पढ़ लीजिए। जैसे कि सतत विकास लक्ष्य जो है ना, ये नीति आयोग ने 2018 में इसके लिए कदम उठाया और इसको प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो 2030 तक। वैसे इसका जो आया था ये 2015 में आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 17 गोल हैं इसमें। कितने गोल हैं? 17 गोल हैं। और इसमें जो टॉप राज्य हैं जिनका अच्छा सस्टेनेबिलिटी में रहा है, ये गोल प्राप्त किए हैं, जैसे कि केरल है आपका, हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु है, और सबसे नीचे आपके झारखंड और बिहार ही हैं। बिहार वाले हैं सबसे नीचे आपके। अब यहाँ पे देखिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये वैसे तो ऑक्सफोर्ड और यूएनडीपी की आपकी क्या है, ये एक वो जारी करते हैं, लेकिन भारत में ये नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत के लिए नीति आयोग जारी करता है। स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, ये 2019 में लाया गया नीति आयोग के द्वारा। और समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, ये नीति आयोग और एक मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय, तो इनके द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2017 में लाया गया। केरल इसमें प्रथम स्थान पे पाया गया कि केरल जो है इस हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक आपका क्या है, निर्यात तैयारी सूचकांक। इसमें क्या है, कौन सा स्टेट कितना निर्यात कर रहा है, कौन सा स्टेट का निर्यात में सबसे टॉप में है। तो ये 2022 में आया था और ये आपका क्या है, 2022 का डाटा क्या है, तमिलनाडु क्या है सबसे टॉप पे था और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे था निर्यात सूचकांक में। तो इसके कुछ मैंने यहाँ पे उठाए हैं। बाकी आपको ये वाले तो पता होने चाहिए कि ये कौन कौन से जारी करता है। देखिए एसडीजी को भी जारी करता है, और ये क्या है, मल्टी डायमेंशनल, और आपका क्या है, पॉवर्टी इंडेक्स, स्कूली शिक्षा को, समग्र जल प्रबंधन को, राज्य स्वास्थ्य और राष्ट्रीय स्वास्थ्य, भारत नवाचार और निर्यात तैयारी सूचकांक, ईज ऑफ लिविंग, ये सारे ये जारी करता है। अब यहाँ पे देखिए गरीबी, ये जो नीति आयोग है ना, ये नीति आयोग गरीबी के आंकड़े भी जारी करता है। मैंने गरीबी वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें ये शायद मैंने नहीं बताया था कि गरीबी के आंकड़े कौन जारी करता है। बेरोजगारी के बारे में बताया था कि बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है, वो आपका सीएसओ जारी करता है। लेकिन जो गरीबी है उसके आंकड़े कौन जारी करता है, ये नीति आयोग की एक टास्क फोर्स होती है। टास्क फोर्स बोले तो कार्य करने वाली एक फोर्स होती है, कार्य करने वाला एक बल होता है, एक सेना होती है, वो इसको जारी करती है। एक इसकी क्या होती है, छोटी सी एक क्या होती है, संस्था होती है नीति आयोग की, तो वो इसको जारी करती है किसको, गरीबी के आंकड़ों को। और इसका डाटा ये कहाँ से उठाता है, जैसे गरीबी के आंकड़े मान लिया ये प्रकाशित कर रही है, कौन कर रहा है, नीति आयोग प्रकाशित कर रहा है, लेकिन ये डाटा कहाँ से लेता है, डाटा ये गरीबी का डाटा जो है ये इसको कौन तैयार करता है, ये डाटा तैयार करता है एनएसएसओ। कौन करता है, एनएसएसओ। ये आपका क्या तैयार करता है, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये डाटा को देता है, ये डाटा कलेक्ट करता है, उस डाटा को लेता है नीति आयोग। नीति आयोग क्या करता है, फिर उसके आंकड़ों को प्रकाशित कर देता है। मतलब डाटा कलेक्ट कर लिया, अब डाटा को पब्लिश किसने कर दिया, नीति आयोग ने कर दिया। और ये जो एनएसएसओ है ये मॉस्पी मंत्रालय के अधीन है, जो हमने पढ़ा था। अब एक आपका एनएसएसओ होता है, एक आपका होता है सीएसओ, और क्या बोलता हूँ, अब सीएसओ और एनएसएसओ को मिला के एनएसओ बना दिया गया है। वही आपके क्या है, जो मैंने बताया आपका बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है, वही करता है एनएसओ जारी करता है। और ये नीति आयोग आपके गरीबी के आंकड़े को जारी करता है। डाटा कहाँ से लेता है, एनएसएसओ लेता है। और ये जो मॉस्पी है ये मंत्रालय क्या है, इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये इसका क्या है, क्या बोलता हूँ, ये इसका मंत्रालय है। तो इसके अधीन ये सारी चीज़ें आती हैं, जो भी डाटा कलेक्टिव वाली चीज़ें होंगी ना, वो आपकी इसी के अंतर्गत आती हैं। अब कुछ यहाँ पे देखिए, कुछ नोट्स में लेके आया हूँ, मतलब 2 ही 3 पॉइंट हैं, इसमें कुछ और है नहीं। क्या है आपका, एक तो आपका क्या है, ये आत्मनिर्भर भारत एक ऐप है। आत्मनिर्भर भारत एक ऐप है। आत्मनिर्भर भारत नवाचार आपका क्या है, ये ऐप है जो जुलाई 2020 में आया था। ये नीति आयोग का ही एक ऐप है। दादा दादी नाना नानी अभियान, ये नीति आयोग के द्वारा चलाया गया है। डाटा गवर्नेंस इंडेक्स का एक ये भी एक सूचकांक है, ये भी यही जारी करता है। अब नीति आयोग की ये शाखाएं आप लोग देख लीजिए। नीति आयोग की कुछ शाखाएं हैं, ब्रांचेज ऑफ नीति आयोग, जैसे कि एक है आपकी शोध शाखा, यानी रिसर्च करती है, ये शाखा रिसर्च करती है। रिसर्च का काम इसका रहता है। एक आपकी क्या है, टीम इंडिया शाखा, यानी कि
टीम इंडिया ब्रांच आपकी एक इसकी शाखा है। ये इसकी अलग अलग शाखाएं जो नीति आयोग को काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। नीति आयोग इनके जरिए काम करता है। एक आपकी ज्ञान एंड नवाचार शाखा है, जिसको हम थिंक टैंक बोलते हैं ना, ये आपका क्या है, ज्ञान एंड नवाचार शाखा कहलाती है। तो ये हमने क्या है, इतनी सारी चीज़ें क्या क्या हमने देखा। देखिए, हमने इसको सारी चीज़ें हमने पढ़ने की कोशिश की। इसकी हमने बैकग्राउंड देखा, इसका परिचय देखा, इसकी स्ट्रक्चर को देखा, इसके वर्तमान में जो इसके अधिकारी हैं, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और सीईओ, हमने इसके मार्गदर्शन सिद्धांत को पढ़ा, हमने इसके उद्देश्यों को पढ़ा, हमने नीति आयोग का विजन देखा, हमने क्या देखा, इसके स्तंभ क्या क्या हैं, हमने इसके द्वारा सूचकांक देखे, हमने इससे संबंधित डिपार्टमेंट देखे, और हमने क्या है, ये जो कुछ लक्ष्य हैं इनका कुछ डिफाइन भी किया, कौन सा आपका यहाँ पे आगे है। और हमने क्या देखा, गरीबी के आंकड़े भी ये जारी करता है, और हमने इसकी शाखाओं को देखा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, बहुत अच्छा आपका क्या है देखी हैं। और मैं आपको बताता हूँ, अभी क्या बताता हूँ कि मैंने एक ऑफ़र दिया है जिन लोगों ने पीडीएफ्स वगैरह नहीं ले पाई है, उनके लिए मैंने एक ऑफ़र दिया है। 100 रुपये में आपको 3 पीडीएफ दी जा रही हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी क्या है, हिस्ट्री दी जा रही है आपको, हिस्ट्री दी जा रही है, पॉलिटी दी जा रही है, और जियोग्राफी दी जा रही है। जिसको भी ये ऑफ़र नहीं मिला है वो आपका ले सकता है। जिन लोगों ने परचेज कर रखी हैं वो तो अलग बात है। जो अभी नए बच्चे हैं, जिनको नहीं मिली है पीडीएफ, लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत कम प्राइस में 100 रुपये में 3 पीडीएफ। लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं सर बहुत महंगी है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ। मतलब अलग ही अलग कमेंट आते हैं कि मैं ये इसकी तैयारी कर रहा हूँ, उसकी तैयारी कर रहा हूँ, सर पीडीएफ आप दे दीजिए। देखिए, मैं पीडीएफ पेड सिर्फ इसलिए किया हूँ, एक तो पीडीएफ की जो वैल्यू है वो कम नहीं होनी चाहिए कि अगर फ्री दे दूंगा तो उस चीज़ का लोगों को वो नहीं रहता है, कदर नहीं रहती है। और इससे ये मैंने बहुत इसमें मेहनत की है, बहुत इसमें मैंने एफर्ट लगाया है पीडीएफ में, इसीलिए मैं पेड रखता हूँ। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मेरा अगर कुछ खर्चा निकलता है तो मुझसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मैं उससे आगे काम कर पाता हूँ। अभी तक का मैं बताता हूँ कि यूट्यूब ने एक भी पैसा मुझे नहीं दिया है अभी तक। पिछले डेढ़ साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, एक भी पैसा अभी तक यूट्यूब से नहीं आया है। इसलिए मैं ये करता हूँ। और क्या बोलता हूँ, 150 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर आपको ये पीडीएफ मिल जाती है तो आप इससे बेहतर आप क्या कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि डाटा मैंने इतना अच्छा दिया है ना, बहुत अच्छे से मैंने क्या है कंटेंट को दिया है। इतने अच्छे से मैं नहीं कह सकता कोई और देता होगा, हालांकि लोग इससे भी अच्छा दे सकते हैं। मैं कोई बहुत अच्छा नहीं दे पा रहा हूँ, बहुत अच्छा भी लोग दे सकते हैं, लेकिन मैं जितना कर रहा हूँ वो अपने आप में एक बहुत एफर्ट वाला काम है। और मैंने जो इसमें पीडीएफ का प्राइस इसलिए 100 रुपये में 3, मतलब 20-30 रुपये की पीडीएफ, मतलब क्या ही मैं बोलूँ। आप अभी दिवाली है, कपड़े खरीदेंगे, ये वो दिवाली पटाखे, न जाने कितने रुपए आप उड़ा देंगे, लेकिन पीडीएफ के लिए सर फ्री दे दो, क्या ही बोलूँ। अब देखिए, आगे आगे तो हमारी क्लास यहीं तक है। तो क्या है, आपको ये चैनल क्या है सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप नए हैं। और आपको ये वाला चैनल आपको क्या है ज्वाइन करना है, आपको टेलीग्राम का। इस पर आपको फ्री पीडीएफ भी मिलती हैं, जो क्लास वाली होती हैं वो मिल जाती हैं। तो आप इसको भी ज्वाइन करके रखना। और हमारी ये क्लासें तो आप ज़रूरी देखना, जिसको मैं बता चुका हूँ। इनके बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। सिर्फ पीडीएफ से भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है ना, उसको समझने के लिए आपको मेरी क्लास देखनी ही पड़ेगी, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या पढ़ाया है, किस चीज़ को कहाँ से लिंक किया। तो ये सारी चीज़ें आप देखिएगा जाके। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।